हाँ जी दोस्तों, आपकी क्लास शुरू हो गई है। एक बार मुझे बताइए। नेटवर्क की समस्या यहाँ बहुत ज़्यादा रहती है, तो इस वजह से व्यवधान बहुत बार उत्पन्न हो जाता है और मैं स्वयं बहुत परेशान हूँ। जल्दी जल्दी आ जाइए सभी क्लास में, दोबारा से हम कक्षा शुरू करते हैं। चलिए, हम बात क्या कर रहे थे? हम बात कर रहे थे नाट्य शास्त्र पर हम चर्चा कर रहे थे कि भरत मुनि ने जो है वो नाट्य शास्त्र के, देखिए यहाँ से हमारी क्लास रुकी थी। यहाँ हम बात कर रहे थे कि उन्होंने रूपक की दृष्टि से केवल 4 अलंकारों का निरूपण किया है। कौन कौन से किए हैं? उपमा, रूपक, दीपक और यमक की वो क्या करते हैं? वो चर्चा करते हैं। ठीक है, उपमा, रूपक, दीपक, उपमा, रूपक, चैव, दीपक, यमक तथा, ठीक है, कि वो नाटकों के संदर्भ में कितने अलंकारों की बात करते हैं? वो नाटकों के संदर्भ में 4 अलंकारों की बात करते हैं। आगे देखिए, नाट्य शास्त्र के 16वें अध्याय में अलंकारों का विवेचन है। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि यदि आप क्योंकि यहां से प्रश्न ज्यों का त्यों बन सकता है कि नाट्य शास्त्र के कौन से अध्याय में जो है वो अलंकारों का विवेचन है। तो नाट्य शास्त्र के 16वें अध्याय में अलंकारों का विवेचन है। ठीक है, और यहाँ इस तरह से प्रश्न आ सकता है कि बताइए 17वें में है, 18वें में है, मतलब लाइन देकर पूरी पंक्ति दे दी जाती है और लिख दिया जाता है कि नाट्य शास्त्र के 18वें अध्याय में अलंकारों का विवेचन है। लेकिन आप याद रखिए, अलंकारों का विवेचन नाट्य शास्त्र के 16वें अध्याय में है। आपको पता ही होगा कि नाट्य शास्त्र में कितने अध्याय हैं? कुल नाट्य शास्त्र में 36 अध्याय हैं और इसमें क्या है? 6000 श्लोक हैं। ठीक है, नाट्य शास्त्र में 36 अध्याय हैं और 6000 श्लोक है और वाचिक अभिनय के प्रसंग में जो है वो नाट्य शास्त्र की रचना की गई है। इन सब बातों को आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, आगे देखिए। और ये भी है कि वर्णित अलंकारों में 3 तो क्या है? अर्थालंकार है और यमक नामक एक शब्दालंकार का कथन है। 3 अर्थालंकार कौन कौन से? उपमा, रूपक और दीपक। ठीक है, ये 3 तो क्या है? अर्थ अलंकार। आपको पता ही है ना, अलंकार कितने प्रकार के होते हैं? मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। ठीक है, आगे देखिए। तो यहाँ 3 तो क्या है? अर्थालंकार है और यमक क्या है? यहाँ पर शब्दालंकार है। इस तरह से भी प्रश्न बन सकता है। देखिए, भट्टी काव्य, महाकवि भट्टी थे ये, इनके द्वारा विरचित एक काव्य का वास्तविक नाम क्या है? रावणावध है। ये भी पूछा जा सकता है, भट्टी द्वारा रचित जो है वो रचना का क्या नाम है? रावणा काव्य है। ठीक है, सॉरी, रावण वध है, रावण वध है। इसके 10वें, 12वें, 13वें सर्ग में अलंकारों के उदाहरण जो है वो दिए गए हैं। ठीक है, दशम सर्ग के प्रसन्न कांड में 38 अलंकार हैं, 2 शब्दालंकार हैं, अनुप्रास तथा यमक, और शेष अर्थालंकार के उदाहरण दिए गए हैं। यदि वो बहुत गहराई से पेपर बनाने लगा तो यहां से प्रश्न बन सकता है, अन्यथा यहां से प्रश्न बनने की संभावना जो है वो 10-20% ही है, ज्यादा नहीं है। ठीक है, आगे देखिए। देखिए, ये जो है वो आपके लिए, एक तो मैंने आपको बताया नाट्यशास्त्र, और अब दूसरी बात है भामा। ठीक है, इसको भी आप जो है वो सोते सोते भी रटिए, है ना। जिस तरह से प्रश्न पूछे जा रहे हैं ना, तो आपको सोते सोते भी एचटेट की तैयारी करने की आवश्यकता है। ऐसा नहीं है कि हम 2 घंटे 3 घंटे पढ़ लेंगे और हमारा एचटेट क्लियर हो जाएगा। बिल्कुल टेढ़ी खीर एचटेट है, एचटेट हलवा नहीं है। इस बात का पूरा ध्यान रखेंगे। बहुत मुश्किल जो है वो आपका पेपर आजकल बनने लग गया है। ठीक है, आचार्य भामे
ने क्या लिखा, काव्य अलंकार लिखा। आपको पता ही है कि कौन सी सदी के आचार्य हैं, छठी सदी के आचार्य हैं और प्रथम आचार्य ये माने जाते हैं। ठीक है, और इनका समय विक्रमी संवत 557 से 670 है, यानी छठी शताब्दी है। इनके काव्य अलंकार ग्रंथ से ही भारतीय साहित्य शास्त्र का क्रमिक एवं व्यवस्थित रूप प्रारंभ हो जाता है, इसीलिए इनको भारतीय काव्य शास्त्र का प्रथम आचार्य माना जाता है। ठीक है, संजीव कुमार बिल्कुल बात पर मोहर लगा रहे हैं कि वाक्य में मैडम बहुत मुश्किल एचटेट आता है। ठीक है, अतः भामा को ही काव्य शास्त्र का प्रथम आचार्य स्वीकार किया जाता है। ये बात बेटा बिल्कुल, जो मैं एक एक पंक्ति बता रही हूं ना आपको, आपके लिए राम बाण है ये। ठीक है, आपके एचटेट को पास करवा सकते हैं। एक एक पंक्ति ध्यान में रखिएगा। राजानक रुय्यक ने इन्हें क्या माना है, अलंकार परंपरा का प्राचीनतम आचार्य घोषित करते हुए इन्हें अलंकार तंत्र प्रजापति तथा चिरंतन अलंकारिक के रूप में परिगणित किया है। अब यहां से प्रश्न पूछा जा सकता है कि भामे को अलंकार प्रजापति किसने कहा, तो किसने कहा, राजानक रुय्यक ने जो है वो भामा को अलंकार प्रजापति की संज्ञा प्रदान की। आप इस बात को पूरी तरह से ध्यान रखेंगे। ठीक है, और इनको क्या कहा, चिरंतन अलंकारिक के रूप में परिगणित किया है। ठीक है, आचार्य भामा की विशेषताएं क्या हैं, देखिए इनके ग्रंथ की। ये क्या कहते हैं, इनके ग्रंथ का क्या नाम है, काव्य अलंकार। इसमें कितने परिच्छेद हैं, इसमें 6 परिच्छेद हैं, इसको भी ध्यान में रखें। यहाँ पर संख्या आपको 4 मिल सकती है, लेकिन इसमें कितने परिच्छेद हैं, 4 नहीं है, 6 परिच्छेद हैं। 4 किसमें है, दंडी ने काव्य दर्श लिखा था, और दंडी जो है वो भामा के जो है वो कदम चिन्हों पर चलते हैं। ठीक है, जैसा वो कहते हैं वैसा ही, मतलब कि पद चिन्हों पर चलने वाले आचार्य हैं दंडी जो है वो भामा के, और इन्होंने काव्य अलंकार लिखा है, दंडी ने काव्य दर्श लिखा है, और इनकी काव्य अलंकार है 6 परिच्छेदों में विभक्त है और दंडी की 4 परिच्छेदों में विभक्त है। दंडी भी अलंकारवादी आचार्य हैं और भामे भी जो है वो अलंकारवादी आचार्य हैं। ठीक है, इसमें कितने परिच्छेद हैं, इसमें 6 परिच्छेद हैं, और दूसरे और तीसरे परिच्छेदों में अलंकार विवेचन है। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, इसको भी आप जो है वो नोट कर लीजिएगा कि काव्य अलंकार में कितने परिच्छेद हैं, 6 परिच्छेद हैं, और उसमें दूसरे और तीसरे परिच्छेद में क्या है, दूसरे और तीसरे परिच्छेद में अलंकारों की चर्चा की गई है। ठीक है, आचार्य भामे द्वारा निरूपित अलंकारों की संख्या 38 नहीं है बेटा, 39 है। आप इसको ठीक कर लीजिए, भामे द्वारा निरूपित अलंकारों की संख्या 39 है। ठीक है, जिसमें 2 शब्दालंकार है, अनुप्रास और यमक, बाकी सारे इन्होंने अर्थालंकारों की बात की है। ठीक है, अलंकार संप्रदाय के संस्थापक प्रवर्तक आचार्य भामा है। इन्होंने अलंकार को क्या माना है, काव्य की आत्मा कहा है। देखिए, जो प्रवर्ती विद्वान थे उन्होंने जिस तरह से इन्होंने अलंकार के विषय में बात की, तो उन्होंने कहा है कि जो भामा है वो अलंकार को काव्य की आत्मा मानते थे, लेकिन भामा तक काव्य आत्मा के संदर्भ में कोई भी चर्चा नहीं हुई थी। ठीक है, तो काव्य आत्मा के संदर्भ में जो पहली बार चर्चा की थी वो आचार्य वामन ने की थी, उससे पहले काव्य आत्मा के विषय में कोई चर्चा नहीं हुई। ये तो जो प्रवर्ती विद्वान हैं, मतलब अलंकारों के विषय में जो ये इतना जोर देते हैं, तो उसको देख करके जो प्रवर्ती विद्वान है ये मानते हैं कि भामा जो है वो अलंकार को काव्य की आत्मा मानते हैं, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ भी कहा नहीं है। ठीक है, ये बात भी आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, आचार्य भामा जो है वो अलंकार विहीन रचना को क्या मानते हैं, वार्ता मात्र मानते हैं। ये बात मैं आपको कल का जो व्याख्यान था उसमें पूरी जो है मतलब विस्तृत रूप से सारी बातें मैं आपको बता चुकी हूं। उन्होंने क्या माना है, अलंकार विहीन रचना को वार्ता मात्र माना है। किसने, भामा ने। और भामा ने वक्रोक्ति को सभी अलंकारों का मूल माना है, और वक्रोक्ति के अभाव में ये काव्य को काव्य ही नहीं मानते। वो कहते हैं कि वक्रोक्ति के अभाव में काव्य क्या है, वार्ता मात्र है। वक्रोक्ति को ये सभी अलंकारों का जीवातु मानते हैं।
कौन, भामा, ये बातें आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं, परीक्षा में ज्यों की त्यों पूछी जा सकती है। ठीक है, आगे देखिए। आगे देखिए, आचार्य भामा काव्य में अलंकारों का महत्व क्या मानते हैं। आचार्य भामा ने सर्वप्रथम काव्य में अलंकारों के महत्व को सूचित करते हुए उन्हें काव्य का वास्तविक शोभादायक तत्व स्वीकार किया है। अलंकार मतलब जो भामे हैं वो भी शोभादायक तत्व कहते हैं किसको, अलंकारों के। उनके अनुसार काव्य जो है विनता नहीं है, ये वनिता है। काव्य वनिता के मुख की भांति भूषण या अलंकार के बिना सुशोभित नहीं हो सकता। मतलब जिस प्रकार जो सुंदर नायिका है, जब तक वो आभूषण नहीं पहनेगी, अपने आप को सजाएगी संवारेगी नहीं, तब तक उसका सौंदर्य जो है वो और ज्यादा बढ़ नहीं सकता। इसी प्रकार जैसे कविता कामिनी है, वो भी अलंकारों के बिना सुंदर नहीं लग सकती। ये बात कौन कहते हैं, भामे कहते हैं। वो कहते हैं न कांतामपि निर्भूषणम विभाति वनिता मुखम, कि जो वनिता है उसका मुख जो है वो अलंकारों के बिना, आभूषणों के बिना सुंदर नहीं लग सकता। इन्होंने विदग्ध मंडना नारी की भांति अर्थ मर्मज्ञों की अलंकृत वाणी के विभूषित होने का वर्णन करते हुए अलंकारों की गरिमा का आख्यान किया है। देखिए, अलंकारों की गरिमा का आख्यान किया है इन्होंने अलंकार को काव्य की आत्मा कहीं नहीं माना है। कहीं इस बात पर स्वतंत्र रूप से इन्होंने व्याख्यान नहीं दिया कि अलंकार काव्य की आत्मा है। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। गरिमा का जरूर बखान किया है। ठीक है, जैसे ये लाइन जो है वो आपके पेपर में ज्यों की त्यों पूछी जा सकती है कि ये पंक्ति बताइए किसने कही है, ये छंद किसका है कि नैकांतामपि निर्भूषणम विभाति वनिता मुखम। तो ये किसकी लाइन है, ये जो है वो हम भामे की है। ठीक है, अनेन वागार्थ विदाम अलंकृता विभाति नारित्व विदग्ध मंडना, ये भी क्या है, काव्य अलंकार में है। देखिए, एक बात और मैं आपको बताना चाहती हूँ, यदि आपका पेपर बनाने वाला मतलब ऐसा हुआ कि वो चाहे ही नहीं कि बच्चे पास हो जाएं पेपर के अंदर, तो वो क्या है, इस लाइन को भी दे सकता है। तो इसलिए आप किसी ट्रिक के माध्यम से इस पंक्ति को भी याद कर लीजिए, क्योंकि ये तो प्रसिद्ध है, ज्यादातर बच्चों को आती है, लेकिन यहां से अगर उठ करके आ गई पंक्ति तो आप ही ऐसे विद्यार्थी होंगे जो इसका उत्तर दे पाएंगे। ठीक है, तो इसको भी आप जो है वो याद रख लीजिए किसी भी भांति से। देखिए, ये कोई सब्जेक्टिव पेपर तो है नहीं कि आपको क्या है एक एक पंक्ति याद करनी है, आपको बिल्कुल सारी चीजें रटनी है, ऐसा तो है नहीं। ऑब्जेक्टिव पेपर की जो है एक खासियत ये होती है कि जो चीज हमें याद नहीं होती उसको हम किसी निमोनिक मेथड से या किसी प्रकार से किसी चीज से जोड़ करके या एक आध शब्दों की पहचान करके हम क्या है उसको याद रख सकते हैं। ठीक है, तो आप इस पंक्ति को भी इसी तरह से कुछ अपनी ट्रिक लगा करके याद कीजिए, क्योंकि यदि पेपर बनाने वाला ऐसा हुआ कि जैसे HPSC में जो हिंदी का पेपर आया था जो कैंसिल हो गया, वो कुछ इसी प्रकार का पेपर था कि पेपर बनाने वाला चाह ही नहीं रहा था कि बच्चे पास हों। यदि ऐसा कोई व्यक्ति पेपर बनाने वाला बैठ गया तो यहाँ से वो देगा। ठीक है, तो इसको आप याद रख लो, किसी भी ट्रिक के माध्यम से इसको याद करो। आचार्य दंडी, ठीक है, भामा के पश्चात किसका नाम आता है, आचार्य दंडी का नाम आता है। और आचार्य दंडी का समय क्या है, 7वीं शताब्दी। ठीक है, और इनके ग्रंथ का नाम क्या है, काव्यादर्श। और काव्यादर्श में क्या लिखते हैं, काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते, कि काव्य में शोभा को बढ़ाने वाले जो धर्म है वो क्या है, अलंकार हैं। दंडी भी क्या है, अलंकारवादी आचार्य है। ठीक है, दश कुमार चरित एक और रचना है इनकी, कल मैंने आपको बताया था। अर्थात काव्य के शोभा कारक धर्म अलंकार कहलाते हैं। जिस प्रकार अग्नि का धर्म क्या है, उष्णता है, उसी प्रकार काव्य का धर्म उसकी क्या है, अलंकृति है, जिसे काव्य से पृथक नहीं किया जा सकता। ये बात कौन कहते हैं, ये बात दंडी कहते हैं, जो क्या है, अलंकारवादी आचार्य हैं और भामा के ही कहीं ना कहीं पद चिन्हों पर चलते हुए दिखाई देते हैं। और इनके बारे में थोड़ी सी एक महत्वपूर्ण और बात मैं आपको बता देती हूँ। ये जो है वो अतिशय, जैसे कि
हमने देखा कि जो भामा है वो वक्रोक्ति को काव्य का प्राण मानते हैं, यानी वक्रोक्ति को अलंकारों का जीवातु मानते हैं। वो कहते हैं कि शेषा सर्वेश वक्रोक्ति को अलंकारों अनिया बिना, कि जो वक्रोक्ति है वो सभी अलंकारों का सर्वस्व है, उसके बिना कोई अलंकार हो ही नहीं सकता, है ना। ये कौन कहता है? ये भामे कहते हैं। लेकिन जो आचार्य दंडी है वो अतिशयता, अतिशय या अतिशोक्ति को क्या मानते हैं? वो अलंकारों में अलंकारों का प्राण मानते हैं, अलंकारों का जीवातु मानते हैं। इस बात को भी आप ध्यान में रखेंगे कि जो आचार्य दंडी है वो अतिशोक्ति को काव्य का प्राण मानते हैं, और जो भामे है वो वक्रोक्ति को काव्य का प्राण मानते हैं, यानी काव्य का प्राण नहीं, अलंकारों का जीवातु मानते हैं। ठीक है, सभी अलंकारों का आधार मानते हैं। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ अतिशय, अतिशय का क्या मतलब होता है? अतिशय का मतलब होता है किसी बात को ज्यादा कहना, किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना। जैसे कि भामा तो क्या कहते हैं कि यदि कोई, सामान्य रूप से तो हम सारा दिन बात करते ही हैं, यदि बात को सामान्य ढंग से कहा जाए तो वो बात होगी, वो कविता नहीं होगी। कविता तो तभी होगी ना जब उसको चमत्कारिक पूर्ण ढंग से, दूसरे ढंग से कहा जाए, मतलब कि टेढ़े, जो समझने वाला है उसको दूसरे तरीके से चीजें समझाई जाएं, तो वो क्या है? वो वक्रोक्ति की, मतलब टेढ़े कथन के माध्यम से बात कही जाए, वही क्या कहलाएगी? कविता कहलाएगी। लेकिन जो आचार्य दंडी है वो क्या कहते हैं कि जब हम बातों को सामान्य रूप से न कहकर थोड़ा बढ़ा चढ़ा करके कहते हैं तो वहाँ क्या है? कविता कहलाएगी। जैसे कि हमने एक निराला की कविता पढ़ी है कि मेघ में आसमान से उतर रही थी संध्या सुंदरी परी सी धीरे धीरे धीरे, तो यहाँ केवल ये कह दिया जाए कि शाम हो गई है, तो ये तो क्या हुई? वार्ता हुई। अगर इस तरह से बात की जाए तो वो क्या हो गई? कविता हो गई। यानी कि शब्दों को बढ़ाना, अतिशय करना, ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर किसी बात को वर्णन करना, वो क्या हो गई? कविता हो गई। तो ये बात कौन कहते हैं? ये बात हमारे जो है वो दंडी कहते हैं। ठीक है, अतिशय और वक्रोक्ति, इनको ध्यान में रख लेना भाई, बहुत महत्वपूर्ण है। इनका काव्यदर्श ग्रंथ 3 परिच्छेदों में नहीं है, 4 परिच्छेदों में है। ये गलती है, इसको ठीक कर लेना। इनका काव्यदर्श कितने परिच्छेदों में विभक्त है? इनका काव्यदर्श 4 परिच्छेदों में विभक्त है। ये पीडीएफ जो है वो आपको अपने टेलीग्राम पर मिल जाएगी। राज चहल अकेडमी के नाम से मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, उसमें आप लोग ज्वाइन हो जाइए। ये पीडीएफ मैं आपको वहां उपलब्ध करवा दूंगी। ठीक है, और इसमें कितने हैं? 4 हैं। इसको ठीक कर लेना भाई, 3 नहीं है, ये 4 है। ठीक है, 4 परिच्छेदों में विभक्त है, और दूसरे और तीसरे परिच्छेदों में अलंकारों का विस्तृत विवेचन है। भामा के 6 परिच्छेद थे, उन्होंने भी दूसरे और तीसरे परिच्छेद में अलंकारों की बात की थी। इनके काव्यदर्श में 4 परिच्छेद हैं और दूसरे और तीसरे में अलंकारों की बात करते हैं। इन्होंने अनुप्रास, यमक, चित्र और प्रहेलिका नामक 4 तो शब्दालंकार है और 35 अलंकारों का वर्णन किया है। 35 और 4 कितने हो गए? 39। ठीक है, इस बात को भी आप ध्यान में रखेंगे। आचार्य भामा ने वक्रोक्ति को अलंकार का प्राण माना था, किंतु दंडी ने उसे वांग्मय का एक प्रकार स्वीकार किया है। वांग्मय मतलब कि जो है विभिन्न प्रकार, मतलब सब सारे चीजों का एक सम्मिलित रूप जो होता है उसको क्या कहा जाता है? वांग्मय कहा जाता है। वो कहते हैं कि वांग्मय का एक प्रकार है, वो जो है वो अलंकार का प्राण नहीं है। ठीक है, अगले आचार्य हैं आचार्य रुद्रट। ठीक है, आचार्य उद्भट है भाई। ये उद्भट भी क्या है? उद्भट भी एक अलंकारवादी आचार्य हैं, और उद्भट का समय क्या है? 9वीं शताब्दी। ठीक है, उद्भट का समय 9वीं शताब्दी, और इनके जो ग्रंथ है उसका नाम क्या है? काव्यालंकार सार संग्रह जो है उद्भट के ग्रंथ का नाम है। और इन्होंने 6 वर्गों में इस अलंकार जो है वो विभक्त है। इनका जो काव्यालंकार सार संग्रह है इसमें 79 कारिकाओं में जो है वो 41 अलंकारों का वर्णन है। देखिए, ये अलंकारों की संख्या भी आपको याद करनी होगी, यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है कि भामा ने अलंकारों की संख्या कितनी बताई, दंडी ने कितनी बताई, उद्भट ने कितनी बताई, वामन ने कितनी बताई, भोज ने कितनी बताई, भरत मुनि ने कितनी बताई। तो सारी अलंकारों की संख्या भी आपको रटनी होगी, और रटनी ही होगी, और तो कोई इलाज ही नहीं है ना। तो इन्होंने कितने अलंकारों का विवेचन किया है, विवरण किया है? इन्होंने
41 अलंकारों का विवरण किया है। ठीक है, उद्भटाचार्य की सबसे बड़ी विशेषता है कि सर्वप्रथम अलंकारों का वर्गीकरण किया है भाई। इन्होंने अलंकारों को 6 वर्गों में रखा है। ठीक है, जैसे ये शब्दालंकार है, ये अर्थालंकार है, ये सादृश्य मूलक है, ये विरोध मूलक है, ये साम्य मूलक है। तो इस तरह से क्या है, इन्होंने अलंकारों को 6 वर्गों में विभाजित कर दिया। किसने कर दिया? उद्भट ने 6 भागों में अलंकारों को, जैसे हम पढ़ते भी है ना कि ये विरोध मूलक अलंकार है, ये साम्य मूलक अलंकार है, ये सादृश्य मूलक अलंकार है ना, ये शब्दालंकार है, ये अर्थालंकार है। तो इस तरह से इन्होंने क्या है 6 भागों में जो है वो अलंकारों का विभाजन कर दिया। किसकी दृष्टि से? अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से। ठीक है, तो ये बात भी आप ध्यान में रखेंगे। आचार्य उद्भट की विशेषताएं क्या है? इन्होंने भाम्य विवरण और जो है नामक एक अन्य ग्रंथ की भी रचना की, परंतु यह वर्तमान में उपलब्ध नहीं है, यानी एक टीका लिखी होगी इन्होंने उद्भट ने भाम्य विवरण के नाम से, किंतु आज ये मिलती नहीं है। काव्यालंकार सार संग्रह ग्रंथ की 2 टीकाएं प्रसिद्ध हैं। ओ किसने लिखी है काव्यालंकार सार संग्रह की टीकाएं? प्रतिहारेंदु राज ने लिखी है लघुवृत्ति नाम से, और राजानक तिलक ने लिखी है उद्भट विवेक टीका। ठीक है, काव्यालंकार सार संग्रह की 2 टीकाएं हैं, एक तो राजानक ने लिखी है और दूसरी किसने लिखी है? प्रतिहारेंदु राज ने लिखी है लघुवृत्ति के नाम से, और इसने लिखी है उद्भट विवेक टीका के नाम से। ठीक है, आगे देखिए, इनका हिंदी अनुवाद किसने किया है? राममूर्ति त्रिपाठी ने। यानी कि ये जो 2 टीकाएं हैं लघुवृत्ति और जो है वो उद्भट विवेक टीका, ये संस्कृत में रचित है मूलतः, और जो है इनका हिंदी अनुवाद किसने किया है? राममूर्ति त्रिपाठी ने किया है। ये बात भी आप याद रखेंगे। वैसे मैं आपको बता रही हूँ कि ज्यादा मुश्किल पेपर बनाने लग गया तो अलग बात है, अन्यथा यहाँ से प्रश्न बनने की, इस तरह के प्रश्न बनने की कम ही संभावना है। ठीक है, आगे देखो, आचार्य वामन। मुझे लगता है कि आगे की क्लास हमें कल कर लेनी चाहिए, क्योंकि 8 बजे हमें लाइव भी मिलना है। ठीक है, और कुछ घर के काम भी मुझे करने होते हैं। ठीक है, तो 8 बजे आज हम लाइव में मिलेंगे। यदि नेटवर्क में कोई समस्या नहीं आई तो आज की क्लास आपकी लाइव होगी 8 बजे, जिसमें हम अभ्यास प्रश्नोत्तरी पर चर्चा करते हैं, और वो कक्षा भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, जैसा आप हर रोज अनुभव कर ही रहे होंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, और रात को 8 बजे मिलते हैं लाइव प्रश्नोत्तरी में। धन्यवाद।